तो अभी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, जेई एडवांस का, काफ़ी फिजिक्स के मेनली मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं देखता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। जो फिजिक्स का पेपर आया था, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ था। लास्ट टाइम पैटर्न जो थे वो अलग तरीके से आते थे, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस और मैच द कॉलम काइंड ऑफ इस तरीके से, लेकिन इस बार मैच द कॉलम वगैरह नहीं पूछा गया था। पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, और पैराग्राफ में ही एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दो दो नंबर के इस टाइप से थे। और मैच द कॉलम नहीं, मोर देन वन एमसीक्यू जो होता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में इस बार नेगेटिव मार्किंग था और -2 नेगेटिव मार्किंग। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी सेक्शंस के वो पढ़ लिया करो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो कि कितने नंबर मिलेंगे और कितने नंबर नेगेटिव मार्किंग होगा, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न देख करके कभी घबराना नहीं है। मोर और लेस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पैटर्न जो है वो सेम ही रहा था। पहले सिंगल करेक्ट कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर तुम्हारा मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, इस टाइप के कुछ पैटर्न दिए गए थे पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो था वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें शायद ही एक दो क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे एडवांस लेवल के, लेकिन काफ़ी इजी एडवांस के तरीके से देखा जाए तो वो इजी क्वेश्चंस थे। और पेपर टू में जो क्वेश्चंस थे वो लगभग मीडियम से बिलो थे। इजी, मीडियम, टफ, अगर तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करो कि एक तो इजी हो गया और एक मीडियम हो गया और टफ हो गया, तो इस रेंज में सेकंड पेपर टू था। और पेपर वन जो था वो इजी था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्वेश्चंस काफ़ी आसान आए थे। और अगर इसमें देखा जाए तो पेपर टू में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। जैसे कि एक ईएमआई से क्वेश्चन आया था, फिर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था। इस बार मैंने नोटिस किया कि एसएचएम से क्वेश्चन नहीं पूछा है। लास्ट टाइम एसएचएम से क्वेश्चन पूछा गया था, और एसी से इस बार क्वेश्चन पूछा गया, एसी से पहले नहीं पूछा गया था। तो इस तरीके से ये चेंज करते रहता है चीज़ों को। और एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था वो। मतलब कि मान लो कि वो एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था। एनएलएम से भी क्वेश्चन आया था, एक रॉड था, स्ट्रिंग लगा हुआ था, और पूछा गया था कितना टेंशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो क्या वैल्यू होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें दी गई थे इस टाइप के क्वेश्चन। एक रॉड लगा हुआ है और स्ट्रिंग लगा हुआ है और इस जगह पे मास को अटैच कर दिया, इसमें टेंशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो सेफ वैल्यू मास का क्या हो सकता है, मास में मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, ये सब पूछा गया। तो इजी क्वेश्चंस था। और पावर के भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए थे। इवन यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन आया था, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, अगर किसी ने पेपर देखा होगा तो पता होगा। तो क्वेश्चंस इजी हैं आए हैं इस बार, और जिसने भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि पेपर इजी हो गया। तो जिन्होंने काफ़ी हल्के तरीके से भी प्रिपरेशन किया है उसके निकलने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है अच्छे तरीके से, या फिर जिसने अच्छे तरीके से मेहनत किया है टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नहीं तो क्या होता है, मेंस वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, और मेंस वाले का बहुत लोगों को प्रैक्टिस होता है। जनरली तुमने देखा होगा मेंस में जो AR1 होता है, AR1 जो मेंस में होता है और जो एडवांस में होता है AR1, दोनों डिफरेंट होते हैं। क्योंकि मेंस का लेवल अलग होता है और ये लेवल अलग होता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट का कैपेबिलिटी फास्ट सॉल्व करने का, स्लो सॉल्व करने का, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का और मीडियम लेवल सॉल्व करने का अलग अलग होता है। है तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, EMI EMF वगैरह से 12 से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार भी वेटेज कुछ उसी तरीके से रहा कि जो 11th पोर्शन और जो 12th पोर्शन, उन दोनों के जो क्वेश्चंस आए हैं लगभग 60-40 के रेशियो में आए, ऐसा मान लीजिए। तो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रखो और हर एक जगह का क्वेश्चन करो,
मैंने लास्ट ईयर भी बताया था स्टूडेंट को कि एरर एंड मेजरमेंट से ऑलवेज एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक साल पूछा गया। इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्नियर कैलिपर, और काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा। तो मैं एरर को मेज़र करके बताना था, स्केल को रीडिंग करना। तो क्वेश्चंस अच्छे थे, मीडियम से बिलो इजी लेवल बोले जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जो कि मैंने क्लास में कराए, और इवन एस सी वर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आरबीडी से भी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे थे क्वेश्चन। लेकिन एनएलएम से एक ही क्वेश्चन देखा गया, और फ्रिक्शन वगैरह तो हर एक जगह पे इंक्लूड करा दिया जाता है, और एसएचएम से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा 12th का जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैकेनिक्स पार्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैकेनिक्स पार्ट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके अप्लीकेशन जो दूसरे चैप्टर्स में आते हैं, एमआई में होता है, ईएमएफ में होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, वो हम लोग फिर नहीं कर पाएंगे। बराबर। एक इस बार जो है वो रिलेटिव मोशन से भी क्वेश्चन पूछा गया, सोच सकते। रिलेटिव मोशन का भी क्वेश्चन था, वो रिवर प्रॉब्लम वगैरह जो होता है काइंड ऑफ उस तरीके से बनता है। तो ऐसा है, क्वेश्चन करना है हम लोग को अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में बेसिक से स्टार्ट करूं या फिर थोड़ा सा, मतलब हम लोग को तो पहले से पता है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, हल्का हल्का पता है ये सब चीज़ें, यस सर। है ना? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने उधर ही पढ़ा था एनएलएम में, जहाँ पे मैं फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहा था कि किस किस तरह के नेचर में फोर्सेस होते हैं। चार तरह के अलग अलग फोर्सेस होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक फोर्स। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात होगा कि जितने भी सारे टेंशन वाले फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन वाले होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के आपस में इंट्रैक्शन के कारण से फोर्स लगता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण से लगने वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो कोई भी ब्लॉक है लेट से इस जगह पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ आगे की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाने के कारण से क्या होगा? ये आगे की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये मूव कर जाए, क्यों कि इस जगह पे फ्रिक्शन होने के कारण से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा। तो मैं इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि तुमने इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ये मूव करने की कोशिश कर रहा है इसलिए। और अगर मैं ग्राउंड पे एफबीडी या फिर फ्रिक्शन फोर्स देखने की कोशिश करूँ, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन वाला फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगा है, तो ग्राउंड पे भी नॉर्मल इधर लगेगा। तो इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं। दिस आर इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स होगा कितना? आर विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर। और अगर मैं इसे थीटा बोल लूँ, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? एफ बाय एन, एफ बाय एन। है ना? टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाय एन, और इसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कभी बोला जाए कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स इज नॉट फ्रिक्शन फोर्स, नॉट इवन नॉर्मल फोर्स। जो भी कांटेक्ट में आने के कारण से फोर्सेस लग रहे हैं उसके रिजल्टेंट।
तो फ्रिक्शन तभी लगता है जब कांटेक्ट में होता है, नॉर्मल भी तभी लगता है जब कांटेक्ट में होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं बोलो? खैर अब तो हमें डेफिनेशन या थ्योरी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोल तुम्हें देना है नहीं, लेकिन फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं? जब भी कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो और उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो एक फ्रिक्शन फोर्स बीच में आता है जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू द, किसके कारण से होता है वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे और हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शन बेसिकली अपोजेज द रिलेटिव मोशन, नॉट अपोजेज द मोशन, गलत है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन किसके बीच में? सरफेसेस, बिटवीन द सरफेसेस of two bodies or objects। किसी भी दो बॉडीज या ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर होने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा लगता है। व्हेन फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज और द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स कम्स इन एक्शन whenever there is relative motion or it tries for a relative motion between the surfaces। जब भी सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर होने की कोशिश कर रहा हो तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से डायरेक्शन को चूज करेगा कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन will act in such a way that it always tries to oppose the relative motion। ये रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा और उसी तरीके से वो फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई करेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि दो तरह के कौन कौन से फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि रीज़न क्या है फ्रिक्शन फोर्स आने का। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तुम लोग बताओ कौन कौन से दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं? Static and kinetic. Static and kinetic. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है बताओ? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो जब भी दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो तभी ये फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एक ग्राउंड है और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ और तुमने बहुत ही हल्का सा फोर्स लगाया,
क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और आगे की डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है, और इस समय जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कैपिटल एफ के बराबर है। क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है? जी हाँ, रेस्ट पे है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? कैसा होगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो static, दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, स्टैटिक मतलब रेस्ट का मतलब ये है कि इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे हो या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिस्टम के अंदर दोनों ब्लॉक है एक दूसरे के ऊपर और ये ए से एक्सलेट कर रहा है, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन दोनों ए से एक्सलेट कर रहा है, बराबर। तो ऐसा मत नहीं बोलेंगे कि yes, मोशन नहीं हो, ऐसा बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन हो। ठीक है। So static friction acts only when there is no relative motion between the surfaces. It acts when there is no relative motion between the surfaces. और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? इन मोशन। in motion, इमोशन नहीं, इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो का मतलब कि ये कोई भी ब्लॉक है जो कि रखा गया है किसी ग्राउंड पे, किसी भी सरफेस के ऊपर रखा जा सकता है, और ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सलेट भी कर सकता है और या फिर मूव भी कर सकता है, बस मोशन में होना चाहिए। तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? बिल्कुल हाँ हो रहा है। तो फिर एक सरफेस दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है मोशन में। तो इस पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस ब्लॉक पे ऑफ कोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है, पीछे की डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक को एफ एस से डिनोट करेंगे, काइनेटिक को एफ के से डिनोट करेंगे, और ये आगे की डायरेक्शन में मूव करा। तो इसमें क्या बोला जाएगा? इट एक्ट्स when there is relative motion between the surfaces. Okay, पहला चीज। दूसरा क्या है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है मैग्नीट्यूड? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, mu s times normal. म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज व्हाट? कोफिशिएंट coefficient of स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस जगह पे एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन, एंड इसका वैल्यू क्या होता है? मतलब mg, वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल तो किसी भी सिचुएशन में वेरी कर सकता है, हर एक केस में mg तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसमें और भी डिफरेंसेस हैं जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं। वो मेजर क्या डिफरेंसेस है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं दोनों, और इसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो बताऊंगा वो भी याद रखना है। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए पहले हमें कुछ बातें समझना है
स्टैटिक का मतलब है रेस्ट पे, इसका मतलब कोई भी ब्लॉक वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे रखा रहेगा, तो उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रेस्ट पे रखा है। तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा कि नेट फोर्स को वो ज़ीरो करने की कोशिश करेगा। समझा क्या? अगर ये ग्राउंड पे इस तरीके से Yes, रखा हुआ है yes, sir. तो फोर्स तुमने लगाया ऐसा, तो फ्रिक्शन बिल्कुल पीछे की डायरेक्शन में लगता है, जो कि हमें अच्छे तरीके से दिखता है, समझ में आता है। लेकिन मैं दूसरा सिनारियो मैं बता रहा हूँ। टॉप व्यू है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया गया और इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इस डायरेक्शन में एफ बाई टू फोर्स लगाया जा रहा है, और बोला गया कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्योंकि ये रेस्ट पे है पहले तुमने बता दिया, और इक्विलिब्रियम में होने के कारण से फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज किधर लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा, इधर होगा एफ नेट, तो फ्रिक्शन फोर्स को बेसिकली इधर लगना चाहिए, और ये कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इट ऑलवेज acts in opposite direction of net force along the surface। काइंड ऑफ तुम ऐसा बोल सकते हो कि इस फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर। ये जो x वाला कंपोनेंट होगा, ये जो x वाला कंपोनेंट होगा ये f को बैलेंस करेगा, और ये जो y वाला कंपोनेंट होगा वो इसको बैलेंस करेगा। इसीलिए जो एंगल है वो सिग्मा है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। तुम्हें क्या याद रखना है? Understood, sir. हाँ, सिंपल से याद रखना है कि जिधर भी नेट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है। अब इसमें देखते हैं कि कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करें। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी है, और एक्सलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी इक्वल्स टू जीरो एंड मे नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सो इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट से मैं एक ड्राइंग बता रहा हूँ, ऐसा टॉप व्यू है, ठीक है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है भी, लेकिन इस पे जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है। एक एफ फोर्स इधर लग रहा है और एक एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो अब पूछा गया फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलो। Opposite to be. हाँ, समझा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इट ऑलवेज acts in opposite direction of relative velocity। तो फ्रिक्शन में अच्छे तरीके से दिख रहा है कि पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ टाइम के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन पीछे के ही डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेट फोर्स हालांकि इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा। ओके, ये पहला चीज था।
और क्या है इसमें दूसरा? पहला मैंने डायरेक्शन बता दिया, दूसरा है सर कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी क्यों होते हैं? अपोजिट टू वेलोसिटी क्यों होता है? फ्रिक्शन लगता क्यों है? ये बात पता है फ्रिक्शन क्यों लगता है? ये जो दो सरफेसेस हैं उसके बीच में इंटरलॉकिंग होता है, ये बात पता है? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब ये जो जॉज हैं, काइंड ऑफ दांत है, ये एक दूसरे के ऊपर घस रहा है। अगर मैं इसको आगे खींचने की कोशिश करूंगा तो तुम्हें लॉजिक से समझ में आता है ये दांत एक दूसरे से रगड़ेगा और वो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। समझा क्या? अब टॉप व्यू देखो, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दांत रगड़ रहा होगा अंदर में, तो फ्रिक्शन कैसे इंटरलॉकिंग हो रहा है? तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगा रहा है। फील कर पा रहे हो क्या? अब चाहे तुम फोर्स इधर यस लगा सर। दो, इस डायरेक्शन में लगा दो, तो मैटर नहीं करता है ना कि ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। वेलोसिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स डज नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके? उस इंस्टेंट ऑफ टाइम ओके के सर। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद हो सकता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाए v डैश, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v डबल डैश आ जाए। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया है, तो फ्रिक्शन अब इधर लगने लग जाएगा। ओके? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसमें सेकंड जो चीज़ है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया फ्रिक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना हो सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू के इंटू एन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। इट कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ये जितना चाहे उतना वैल्यू लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अगर देखें तो इट्स मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड। ये लगेगा तो ऑलवेज इतना ही लगेगा, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना भी लग सकता है, जीरो से लेकर के म्यू एस इंटू एन के बराबर भी लग सकता है मैक्सिमम। म्यू एस इंटू एन लगता है, मैं इक्वल्स टू साइन हटा के रखूँगा ऐसे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ये जो वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम नहीं लगता है, वो जीरो भी लग सकता है, मैक्सिमम भी लग सकता है, और उसके बीच में भी लग सकता है। आई थिंक क्लियर होगा तुम्हें, ये बात समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट बात ये था कि इट कैन एडजस्ट देयर मैग्नीट्यूड, और इसमें जब भी लगेगा मैक्सिमम ही लगेगा, म्यू के इंटू एन। इट्स वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, इट कैनॉट एडजस्ट। क्या डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। ये भी डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता है, बिल्कुल हाँ। ये भी अपने डायरेक्शन को उसी तरीके से लगाता है, इट्स डायरेक्शन कैन एडजस्ट according to need with time, according to need with time। ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जो भी तुमने फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन का। और अगर इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है अगर तुमने इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर था और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो गया। क्या एफ डैश और एफ इक्वल होगा? बिल्कुल हाँ, ये दोनों इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, बराबर, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू एम जी है और म्यू के उतना ही रहेगा, तो ये ऑलवेज
मैक्सिमम वैल्यू ही अप्लाई करता है। लेकिन इस जगह पे अगर हम लोग बात करें कि ठीक है, फ्रिक्शन मान लो बहुत बड़ा है और मोशन नहीं करने दे रहा, तो तुमने अभी F/2 रखा था और इधर F फोर्स लगा के रखा था, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था, कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब तुमने इस डायरेक्शन के फोर्स को बढ़ा दिया, कैपिटल F कर दिया, और इस डायरेक्शन को फोर्स को भी F कर दिया, तो नेट फोर्स बढ़ गया है तुम्हारा, लेकिन अभी भी मूव नहीं कर रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या इस बार एफ एस और एफ डैश सेम है क्या? बोलो। No, sir. sir. No, sir. एफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश एस, so accordingly it adjusted its magnitude and also its direction, but in this case it has only adjusted its direction but not its magnitude। ये सेकंड केस भी मैंने बता दिया, यहाँ इट कैन एडजस्टेबल, इट कैन एडजस्ट डायरेक्शन with time according to their need। ऐसा। और सबसे बेसिक चीज़ जो तुम्हें आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है कि नहीं? सो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट जो होता है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। क्वेश्चन के पर्पज से ज़्यादातर टाइम पे म्यू एस और म्यू के का वैल्यू सेम लिया जाएगा, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि म्यू के ये है और म्यू एस ये है, अदरवाइज हम लोग क्या लेके चलेंगे, सेम दोनों का वैल्यू। ठीक है, अब रीजन समझ लेते हैं, रीजन फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रीजन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, कोई भी दो सरफेसेस हैं, लेट से इस जगह पे ब्लॉक रखा है और ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर रख दिया, और रियलिस्टिक सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। अभी तक एनएलएम में क्या देखते थे, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसीलिए फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया था। तो इस बार इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन क्यों लग रहा है उस चीज़ को हम लोग समझना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के देखा कि इस जगह पे सरफेस के बीच में क्या हो रहा है। तो माइक्रोस्कोप जैसे ही लगाया, मुझे पता चला या फिर मैंने देखा कि ये जो सरफेसेस हैं एग्जैक्टली वो स्मूथ नहीं है, वो काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसको जॉस बोलते हैं, रफ सरफेस है, कुछ भी वो समझ लो तुम। तो इसके बीच में ये नीचे वाला सरफेस हो गया और ये ऊपर वाला सरफेस हो गया, इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रहा है। ये यहाँ पे देखो क्या हो गया, इंटरलॉकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेसेस। तो फ्रिक्शन का रीज़न क्या है, इंटरलॉकिंग। एक और रीज़न है, वो क्या है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, आपस में एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ढेर सारे बॉन्ड्स होने। और ये बॉन्ड्स कब फॉर्म करते हैं, जब रेस्ट पे होते हैं। जैसे ही मोशन में आते हैं तो ये बॉन्ड्स हट जाते हैं, टूट जाते हैं। समझा क्या? तो Yes, sir. फर्स्ट रीजन क्या है, Yes, sir. इंटरलॉकिंग, और दूसरा रीजन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये दो रीजन है जिसके कारण से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है। और ये कब लगता है, जब रेस्ट पे रहता है। जैसे ही मोशन होने लग गया सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, उसके बाद फिर लगेगा ही नहीं। और ये इंटरलॉकिंग ऑलवेज लगता है।
तो जब रेस्ट पे है ब्लॉक, तो इसको मूव कराने के लिए दो फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। पहला तो इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना होगा, और दूसरा जो टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है उसको भी ओवरकम करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसीलिए पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि इन दोनों के कारण से आया, इन दोनों के समेशन के कारण से आ गया। लेकिन अगर ब्लॉक एक बार मोशन में आ गया तो इंटरलॉकिंग तो होगा, लेकिन क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, एफ एस या एफ पी? स्टैटिक FS। एफ एस FS ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों कम होता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 से 1 के बीच में है, लेकिन ऐसा गलत है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी ग्रेटर देन 1, और इवन ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। नोट में डाल करके लिख लो अच्छे तरीके से, बोल्ड लेटर्स में, that coefficient of friction can be any value। वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ओके, जनरली हमें क्वेश्चन में हमेशा 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, इसीलिए हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं। इवन एक्सपेरिमेंट भी किया था और इस बात को प्रूव भी किया गया था कि एक वैक्यूम चैम्बर लिया गया, उसके अंदर इसे डाल दिया गया ब्लॉक को, और फिर इसको मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स वगैरह कितना लगेगा तो देखा गया। और भी चीज़ इसमें प्रिकॉशंस वगैरह लिया गया था, मेटल्स वगैरह को काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ किया गया था और स्मूथ किया गया था, बहुत सारी चीज़। क्योंकि म्यू का वैल्यू कम हो जाता है 1 से, उसके कारण वो रीज़न जो है और भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब जो जॉज होते हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, घसाते हैं, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट टूट करके निकल जाते हैं, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको रोल करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण से फ्रिक्शन का वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है ना। यस सर। ये सारे रीजन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब मैं किसी भी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा करके इसका ग्राफ दिखाता हूँ इस तरीके से चेंज होता है, और ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ जाओ, समझ लो कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया। ग्राफ, मान लो कि एक ब्लॉक है मेरे पास, और इस ब्लॉक को मैंने सरफेस पे रखा है और इस पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ। इस एफ फोर्स को मैं टाइम के साथ चेंज कर सकता हूँ, और इस सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है। लेट्स से इट इज गिवन 0.2 एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.18, और इसका मास दे रखा है, लेट्स से दैट इज 10 kg, इतना दे रखा है। तो तुम मुझे बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों का वैल्यू। फिर हम लोग यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे। सर FS equals 20 हम्म, and FK equals 18। तो ये होता है म्यू एस इंटू एन, और ये होता है म्यू के इंटू एन। एन का वैल्यू इस जगह पे कितना है, एफ बी डी अगर हम लोग बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, आगे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा है हमें नहीं पता, बस अभी मैं एफ सी डी नोट कर दिया। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल एम जी के बराबर हो जाएगा, मैंने इधर लिख दिया म्यू एस इंटू एम जी, और सभी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 0.2 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 20 न्यूटन, और ये हो जाएगा 18 न्यूटन। ठीक है,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 20 न्यूटन लग सकता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन लग सकता है। अब मैं यहाँ पे एफ के वैल्यूज को धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा और तुम्हें बताना है क्या होगा। स्टैटिक एंड काइनेटिक एंड नेट फोर्स, नेट में फोर्स नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पे एफ के वैल्यूज को धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो एफ कितना लिया मैंने, फोर्स लिया लेट से 10 न्यूटन। तो बोलो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक। स्टैटिक, स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक का वैल्यू कितना होगा, 10। 10 है ना। अगर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगाता तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता, तो इसमें बोला नहीं जाएगा कि स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है। अरे फ्रिक्शन ही जीरो है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ना तो ये लग रहा है ना ही ये लग रहा है, एक्सेलरेशन भी जीरो। तुमने फोर्स को बढ़ाया 10 न्यूटन कर लिया, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगने लगेगा, और नेट फोर्स क्योंकि जीरो हो चुका है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है क्या। और अब मैंने वापस से फोर्स को बढ़ाया, फोर्स को बढ़ा के कर दिया लेट से 15 न्यूटन कर लिया। तो अब क्या होगा, स्टैटिक 15 न्यूटन। अभी भी इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 15 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो। लेट से अब मैंने इसके वैल्यू को बढ़ा दिया, और वैल्यू को बढ़ा करके मैंने कर दिया 18.1 न्यूटन, कैपिटल एफ के वैल्यू। तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। सोच लो अच्छे से। अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 18.1 और काइनेटिक नहीं लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये 18 को देख करके तुरंत जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। बात ऐसा है कि ये फोर्स, ये ब्लॉक तभी मूव करेगा जब इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करा दे। मतलब कि ये एक ब्लॉक जब तक मोशन में नहीं आएगा तब तक वो इंटरलॉकिंग तो ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग नहीं टूटेगा। तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा 2 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है, ये रीजन। ठीक है, ओके सर। समझ में आया क्या, आई थिंक क्लियर होगा। यस सर। एक बार मोशन में आ गया उसके बाद फिर मैं 18.1 लगाऊंगा तो भी वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मोशन में नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 से जब तक ये ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये मोशन नहीं कर सकता। ओके, अब आई थिंक बात समझ में आ गया होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। अब मैंने लगाया 19.9 न्यूटन। बोलो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, सर स्टैटिक होएगा ना। अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कितना लगेगा, 19.9 न्यूटन, और एक्सेलरेशन अभी भी जीरो। जैसे ही मैं फ्रिक्शन का वैल्यू एफ का वैल्यू 20.1 करूँगा, क्या हो जाएगा अब, काइनेटिक तो ये अब हट जाएगा, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन, 18। 18 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0.21 20
0.1 आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 18, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 20.1 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय मास दैट इज 10, 2.1 डिवाइडेड बाय 10 आ गया ये 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया या नहीं आया? सर बोलो। सर अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एग्जैक्टली 20 न्यूटन पे लगाने पे कभी भी क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि 20 लगाने पे क्या होगा, बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो उसी इंस्टेंट पे तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा कभी देगा नहीं, ठीक है। समझ में आया क्या ये चीज़ है? तो यहाँ पे अचानक से तुमने देखा एक जंप आया, तुम अगर 19.9999 भी रखोगे तो भी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जैसे ही तुमने 20.00000001 किया, थोड़ा सा बढ़ाया, ये हट करके ये वाला लगने लग गया। तो अभी एक्सेलरेशन था 0 और अचानक से एक्सेलरेशन कितना आ गया दिस मच, तो एक्सेलरेशन में कितना बढ़ा, तो लेट से कि 20 तुमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया विच विल बी 18, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 18 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 10, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अचानक से बढ़ गया, तो इस जगह पे एक शार्प चेंज आएगा। अब उसको हम लोग समझेंगे कैसे शार्प चेंज आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। किसका किसके साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फ्रिक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे विथ फोर्स जो भी अप्लाई किया तुमने, या फिर टाइम के साथ भी ले सकते हैं अगर फोर्स तुम्हें यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा हूँ तो। ये फ्रिक्शन, तो तुमने क्या किया, फ्रिक्शन को फोर्स को 0 रखा तो फ्रिक्शन भी 0 हुआ, तुमने फोर्स को 10 किया तो फ्रिक्शन भी 10 हो गया, 15 किया ये भी 15 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स मिलते जा रहे हैं ना तुम्हें, 0,0 1,1 2,2 15,15, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन, और एंगल कितना होगा 45 डिग्री। जो तुमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगने लग गया 10 न्यूटन, और ये बढ़ते गया, तब तक बढ़ेगा जब तक कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच ना कर जाए। इसका मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे इसी जगह पे अचानक से एक फ्रिक्शन में ड्रॉप हुआ है, और इसे हम लोग किंक बोलते हैं। अचानक से ड्रॉप हुआ, और ड्रॉप होने के बाद अब तुम फोर्स के वैल्यू को कितना ही बढ़ा लो, 25 कर लो, एफ के 18 ही लगेगा, इसको 30 कर लो, एफ के 18 ही लगेगा, तो वापस से अब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। ये बात समझ में आया? तो ये कौन सा यस है, सर काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक तो मैक्सिमम भी लगता है। बोलो समझ में आया क्या? यस सर यस सर सो ये पार्ट है स्टैटिक वाला, और ये पार्ट है काइनेटिक, और इस जगह पे किंक, जहाँ पे शार्प जंप या शार्प फॉल नजर आता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस सभी को रिवाइज जरूर कर लेना, जो जो मैंने बताया, स्पेशली दोनों फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, वही इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, वो सारी चीज़। अब क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। सर बोलो। सर अगर हमने एक बॉडी पे 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो फिर वो बॉडी मोशन में आ गया, हाँ लेकिन अभी अगर हमने फोर्स को 20 न्यूटन से कम करके बिल्कुल, लेकिन 18 न्यूटन के ऊपर रखा तो फिर वो बॉडी मोशन में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा, मतलब। वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगते रहेगा। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अब क्या है ना,
काइनेटिक फ्रिक्शन 18 था, स्टैटिक 20 था। तो मैंने फोर्स के वैल्यू को बढ़ाया कुछ इस तरीके से। पहले मैंने रखा था 18, फिर 19 किया, फिर 20 किया, फिर जैसे ही 20.1 किया तो अब कैसा फोर्स लगने लग गया, यहाँ से काइनेटिक लगने लग गया। इससे पहले क्या काइनेटिक। लग रहा स्टैटिक लग रहा था। अब मैंने क्या वापस डिक्रीज करना स्टार्ट किया, इसको कर लिया 20.1, फिर वापस से डिक्रीज करके कर लिया, मान लो कि 19 कर लिया या फिर 18.1 कर लिया। तो अभी भी कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में है ना, मोशन में है। मोशन में जब तक रहेगा तब तक ये पीछे की डायरेक्शन में काइनेटिक ही लगेगा। मोशन मैं लिख देता हूँ, मोशन डिपेंड नहीं करता कि तुमने फोर्स कितना लगाया, 18.1 लगाया या फिर कुछ एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए, छोटे से इंस्टेंट के लिए तुमने 10 न्यूटन भी कर दिया हो, तब भी इसका फ्रिक्शन काइनेटिक ही लगेगा। इवन चाहे फोर्स का वैल्यू तुम जीरो भी क्यों ना कर दो, क्योंकि वो ब्लॉक मोशन में है। तो मोशन में होने के कारण से इस पर काइनेटिक है। समझा क्या? सर तो जब तक बॉडी डिसलेरेट करके रेस्ट पे नहीं आएगा तब तक उस पे हाँ, तब तक एफ के ही स्टैटिक। लगेगा। हाँ, तब तक स्टैटिक नहीं लग ओके सकता। सर। जब तक कि वो वापस से रेस्ट पे ना आ जाए तब तक स्टैटिक नहीं लग सकता। अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बुक ले लो और बुक को इस तरह से फेंक दो, मतलब घसीटते हुए, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इस पर कोई भी फोर्स लगा रहे हो तुम एक्सटर्नल नहीं, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा। और वो कौन सा टाइप का फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। वापस से ये एक बार रुक जाए, रुकने के बाद अब ये स्टैटिक पहले लगेगा। फोर्स कितना लगा रहे थे तुम, आगे की डायरेक्शन में कुछ नहीं, जीरो था। लेकिन अब तुम्हें फोर्स ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तब ये मूव। समझा क्या? और यस इवन सर। और इवन इस चीज़ को तुम फील भी कर सकते हो। कोई भी तुम्हारे घर पे भी सामने में होगा। इवन मोबाइल को रख लो, मोबाइल के पीछे तो कवर लगा होता है ना, प्लास्टिक कवर होगा तो ज़्यादा बेटर सी ग्रिप समझ में आता है। तो बुक को रख लेना, लेमिनेशन होगा ना, कोई भी प्लास्टिक सरफेस से अच्छे से पता चलता है। इसको धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाना। जैसे जैसे धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाओगे, और जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये मूव करना स्टार्ट किया, देखना तुम्हें लगेगा कि फोर्स का वैल्यू घट गया, तुम्हारे हाथ से फोर्स घट गया। फील किया? टेबल, फ्लैट यस टेबल, सर। फ्लैट सरफेस पे रखना, मैं खुद ही फील होगा। वो ऐसा क्यों हुआ, अचानक से फोर्स तुम्हारा, लगने वाला फोर्स तुम्हारे कारण से क्यों घट गया? क्योंकि पहले लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही वो मोशन में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है छोटा, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स जो लगाने पड़ेंगे वो हो जाएगा कम। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन, हाँ, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा। उसके क्वेश्चंस करें। लेट से एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक, और ऊपर वाले ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक जगह पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है दोनों सरफेस में। मतलब कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एफबीडी बना लो, और कुछ नहीं। सर राइट वर्ड होएगा। दोनों में। ए पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा वो बता, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट।
लेफ्ट सर। इस पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट के डायरेक्शन में, लेफ्ट। और बी पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा? मैं पहले ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा याद रखना, तुमने अगर इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन दे दिया तो इधर ही लगाना, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो ऑलवेज अपोजिट में ही रखना। अब ये वाला सरफेस के कारण से फ्रिक्शन बताओ किधर होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। राइट में, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा F2। और दोनों कैसा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। तो काइनेटिक होगा। दोनों काइनेटिक, ठीक है? ये तो था इजी क्वेश्चन। अब करो टफ क्वेश्चन, टफ इन द सेंस कॉन्सेप्ट वाइज। एक और ब्लॉक, चार। इसमें सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया, सारे ब्लॉक्स के ऊपर मतलब मैंने बता दिया किस किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ए बी सी डी, और सभी सरफेसेस के बीच में, हर एक कॉन्टैक्ट के बीच में फ्रिक्शन है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है कि हर एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2, 3, 4, सॉल्व करो उसको। सो अब हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर फ्रिक्शन किस तरीके से किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। मैं एक सबसे सिंपल सा मेथड बताऊंगा और उसे फॉलो करना है। जिस भी सरफेस के ऊपर तुम्हें फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, तो उस सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाओ। ऑब्जर्वर इस जगह पे बैठ गया। अब इस ऑब्जर्वर किस पे बैठा है, ब्लॉक बी पे बैठा है, तो ब्लॉक बी जिधर मूव कर रहा होगा ऑब्जर्वर भी उधर ही मूव कर रहा होगा। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जाते हुए नजर आएगा, बोलो? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जाते हुए नजर आएगा? राइट। इस राइट डायरेक्शन, सर। इस डायरेक्शन में आएगा। तो ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, या फिर सरफेस को क्या लग रहा है कि सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं रिलेटिव मोशन को अपोज करता हूँ, मैं ऐसा रिलेटिव मोशन होने नहीं दूंगा। तो तुरंत वो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर F1। ये क्लियर है या नहीं है? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नहीं समझा। ओके, दोबारा समझा रहा। सिंपल सा मेथड मैंने ये बताया कि जिस भी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन निकालना है उस सरफेस के ऊपर बैठ जाओ, और जब बैठेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि वो ब्लॉक किधर जा रहा है, लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के डायरेक्शन में। क्योंकि ये 2 से जा रहा था तो मैंने ये 2 इसके ऊपर लगा दिया इधर, तभी तो रेस्ट पे आएगा ये नीचे वाला ब्लॉक, यस सर। है ना? तो ओके, देखो हम लोगों ने गलत डायरेक्शन बता दिया, ये भी है ना। तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में 2 पे लाना पड़ेगा। ये 2 से जा रहा है और ये पहले 5 से जा रहा था, तो 2 से इधर जाएगा, तो नेट वेलोसिटी किस किस डायरेक्शन में हो गई, राइटवर्ड्स 3 मीटर पर राइट। सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ही गलत बता दिया तुमने। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि मेरे से ये ब्लॉक दूर जा रहा है, ठीक है? तो यस सर। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और वो भी इस डायरेक्शन में। और एक और दूसरा तरीका है, इस तरीके से समझो, इन दोनों पॉइंट्स को देखो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए कितना से जा रहा है, 5 से जा रहा है, और ये पॉइंट 2 से जा रहा है। तो ये जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, लेकिन ये 2 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों पॉइंट साथ साथ में चले,
उसके हिसाब से इसके वेलोसिटी को कम कर लें और इसके वेलोसिटी को बढ़ा लें, इसीलिए फ्रिक्शन इस पे इधर लगाएगा और इस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगाएगा। समझा क्या? सर ये समझा। यस सर। दोनों मेथड मैंने बता दिए, जो भी तुम्हें ज़्यादा सर कन्वीनियंट लगता है वो देख सकते हो। फ्रिक्शन 1 इस डायरेक्शन में लगा। अब सेकंड वाले को देखो और सेकंड वाले को देख करके मुझे बताओ कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। सर F1 लेफ्ट पे आएगा, F2 राइट। इसको रोकने के लिए 8 लगाया और इस पे भी 8 लगा, तो ऑब्जर्वर से जो ब्लॉक जो है वो दूर जा रहा है, तो रोकने की कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा F, और इसके नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा राइट के डायरेक्शन। नेक्स्ट सरफेस पे बताओ इधर लगेगा, इसके ऊपर जाके बैठ गया मैं। सर एफ से राइट पे लगेगा। सी ब्लॉक पे किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? फ्रिक्शन सर राइट पे लगेगा। राइट राइट सर। राइट में होगा, तो सबसे पहले इसको रोक लेते हैं, तो 10 इधर लग गया और इस पे भी 10 इस तरफ लग गया, तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। इसे रोकने की कोशिश करेगा तो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस तरफ आया ना? नहीं समझ में आया? ये 10 से जा रहा है और ये कितने से जा रहा है, 8 से जा रहा है। दूसरे मेथड से समझा रहा है। ये पॉइंट 1 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये पॉइंट 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। फ्रिक्शन क्या बोलता है, दोनों पॉइंट साथ साथ में रहो, इसके वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस पे लगा देगा इधर, और इसके वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन इसके इधर लगेगा। आया ना? यस सर। यस सर। तो डी पे हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं, एफ भी जो होगा वो इधर लग जाएगा। और ग्राउंड के कारण से बताओ, फोर्थ वाला राइट। ये आराम से दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। F। सभी को समझ में आया या नहीं आया? वापस से बोल दो Yes, एक बस बार। कुछ सर यस सर। सर दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होते हैं? एफ जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके? क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, तभी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। सर लेकिन दोनों ब्लॉक के रिस्पेक्ट में तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना दोनों के लिए। फ्रिक्शन कैसे सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो मैं वापस से समझाता हूँ। जब भी ऑब्जर्वर चेंज होता है तो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये जा रहा है, मैं ए बी वाला केस ले लेता हूँ, 5 एंड 2 से, ये जा रहा है 5 से और ये जा रहा है 2 से। अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठ जाए तो पहले मुझे इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा, 5 इधर दिया और 5 इस तरफ दिया। अब ये रेस्ट पे आ चुका है और नीचे वाला किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक अंदर ही अंदर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। हाँ या ना?
Yes, यस sir. सर। वही चीज़ यहाँ पे आया, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा रहता है तो ब्लॉक क्या होता है, इससे दूर होते हुए नज़र आता है, क्योंकि ये 2 से जा रहा है और ये 5 से, तो उसके भी पीछे के 2 लगाया और इस पे भी 2 लगाया। अब ये आ चुका है रेस्ट पे, और इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो अब कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। तो रिलेटिव देखो, 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है ना। ऑब्जर्वर Yes, यस सर। चेंज हुआ, अपने पोजीशन को चेंज किया इसीलिए। तो फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। रिलेटिव मोशन का स्टेटस जो चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी भी वैसा ही रहेगा। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, उसके हिसाब से इस पर आगे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को हाँ अपोज सर, करता है। बॉडीज के विथ रिस्पेक्ट टू देने। हाँ समझा हाँ, इसलिए। सर ये लास्ट पॉइंट वापस बताएंगे, आपने क्या बोला कि मैंने ऑब्जर्वर के लोकेशन को चेंज किया। पहले पार्ट में ऑब्जर्वर को ए ब्लॉक के ऊपर रखा और दूसरे पार्ट में ऑब्जर्वर को बी ब्लॉक के ऊपर रखा। तो बी ब्लॉक पे रखने के कारण से बी को रेस्ट पे लाना पड़ेगा मुझे, और ए ब्लॉक पे रखने के कारण से ए को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नीचे वाला ब्लॉक इधर जा रहा है 3 से, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए वाला ब्लॉक 3 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो इसीलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन चाहे तुम ऊपर वाले से डिसाइड करो चाहे नीचे वाले से डिसाइड करो, आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर, तो अभी हम जिस ब्लॉक के लिए ले रहे हैं, हमें उस ब्लॉक का वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ब्लॉक लेना है ना, हाँ, रिलेटिव रिलेटिव फ्रिक्शन जो, मोशन कंसिडर हाँ करने के लिए। रिलेटिव मोशन कंसिडर ओके करना सर। है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन देखा, अब स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक टॉप व्यू है और इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो सरफेस है इसमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया। 1 kg का ब्लॉक है। हाँ, पहले 1 kg, हाँ ठीक है 1 kg लेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है लेट से 0.2 और स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल्सो फाइंड द इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा करो कि ये ब्लॉक जो है वो 10 kg का, कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि बॉडी किस में है, रेस्ट में या मोशन में। इसमें motion. मोशन में, रेस्ट पे तो है ही नहीं। अगर रेस्ट पे नहीं है तो स्टैटिक वाली फ्रिक्शन नहीं लग सकती है। कैसा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। एलिमिनेट तो पहले ही कर दिया मैंने। और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन। बराबर है क्या, इतना सिंपल था। बिल्कुल पैटर्न में चलेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे रेस्ट है या मोशन, उसके हिसाब से पता चलेगा स्टैटिक है या काइनेटिक, और उसके बाद फिर वैल्यू डिसाइड होगा कि कितना लगेगा। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5, उसके पीछे की डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो ऑलवेज मैक्सिमम ही लगता है।
which will be F is equals to mu into n. कितना हो जाएगा 20 न्यूटन ऐसा। और ये फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगता रहेगा। तो अगर तुमसे टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पूछ लिया जाए कितना होगा, तो इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा हम लोग कैसे बताएंगे? ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, तो इस फोर्स के कारण से एक एक्सेलरेशन होगा विच विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा इस डायरेक्शन में विच विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टेंट पे होगा। जैसे ही टाइम तुम्हारा 0 से बढ़ करके 0.0001 हुआ, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी इस तरफ तो 5 से थोड़ा सा छोटा हो गया 4.99 लेट से, लेकिन इधर फोर्स लगने के कारण से इधर की वेलोसिटी बढ़ गई लेट से 0.11, तो एक वेक्टर फॉर्म किया ना, तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो गया। तो अब नेट फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो भी फ्रिक्शन कितना होगा 20 काइनेटिक का। सर इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ जाएगी ना? डायरेक्शन चेंज होगा, वो ऐसे होते जाएगा और फाइनली ऐसा भी होगा। समझ में आया क्या? यस सर। जब ऊपर से चला गया सर वो 10 न्यूटन सर, का वो- क्या क्वेश्चन? ज़्यादा डिटेल्स में चला जाता हूँ इसलिए तुम्हारे दिमाग के ऊपर से आता है। सिंपल सा लॉजिक मैंने ये बताया था, ये मोशन में है। मोशन में है तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक ऑलवेज अपने मैक्सिमम वैल्यू को लगाता है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा अपोजिट टू वेलोसिटी। तो हमें अच्छे से दिख रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाएगा 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ये दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन इस इंस्टेंट पे लगता रहेगा। अब डाउट पूछो। सर एक्सेलरेशन का मतलब वो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो मुझे समझा नहीं। टाइम के साथ ये वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। घटेगा। क्या इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नो डायरेक्शन सर। फोर्स तो लग रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आना चाहिए। आया ना? यस सर। तो ब्लॉक का मोशन दो डायरेक्शन में हो गया, एक इधर और एक इधर। धीरे धीरे ये वेलोसिटी ग्रो करने लगेगा। आया ना? यस सर। तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन अब तो इधर हो गया ना कुछ टाइम के बाद। यस सर। तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें ऐसा लगता है। फ्रिक्शन अब इधर लगेगा। कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, और डायरेक्शन भी फ्रिक्शन का फिर चेंज हो जाएगा। ओके? यस सर। ठीक है फिर। और सर तो फिर वी एक्स जब 0 हो जाएगा तो हाँ, जब Vx 0 हो जाएगा तो सारे फ्रिक्शन फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे। ओके? यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा करके समझाया। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये इंसिस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर? ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, और जो मैंने होमवर्क दिया है NLM में उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।